आज हम जानेंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि साहित्य क्या है। साहित्य भाषा पर आधारित विचारों एवं भावानुभूतियों की कलात्मक अभिव्यंजना है। अर्थात भाषा के माध्यम से और उसमें विविध प्रकार के सौंदर्यों का प्रयोग करके कलात्मक ढंग से समाज के समस्याओं और समाज के व्यवस्थाओं को कलात्मक रूप से अभिव्यक्ति करना, ये साहित्य की श्रेणी में आता है। वस्तुतः ये छंदोबद्ध या लयात्मकता लिए हुए होती है और ये दो प्रकार से व्यक्त की जाती है। एक पहला होता है गद्य और दूसरा होता है पद्य। अच्छा, गद्य किसे कहेंगे और पद्य किसे कहेंगे, इसको भी हमको थोड़ा जानना जरूरी है। गद्य जैसे हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं और वह जो बातचीत की जो भाषा होती है वह गद्यात्मक होती है, अर्थात उसमें छंद, लय, ताल, तुक इन सब का प्रयोग हम नहीं करते हैं सामान्य रूप से बातचीत में। अर्थात यह कह सकते हैं कि जो ऐसी रचना होती है जो छंद, लय, ताल, तुक से मुक्त होती है और व्याकरण सम्मत होती है, ऐसी रचना को हम गद्य कह सकते हैं या कहते हैं। इसी के विपरीत हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि पद्य क्या है। तो पद्य वह होगा जो छंद, लय, ताल, तुक और व्याकरण सम्मत रचना होती है, उसे हम पद्य कहते हैं। तो ये दो प्रकार के साहित्य लिखे जाते हैं और प्राचीन काल से भी लिखते आ रहे हैं और विविध प्रकार के जो हमारे रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, ये गद्य और पद्य का सहारा लेकर के समाज के जो भी व्यवस्था होती है, समाज की जो भी समस्या होती है, उसको समाज के सामने रखने का कोशिश करते हैं। तो ये हो गई हमारी थोड़ी सी साहित्य पर चर्चा। अब ये जो साहित्य है, गद्य या पद्य की जो विधा है, इसमें हमारा विषय क्या होता है। तो आप ये समझिए कि इसमें मूलतः जो मानव ही एक विषय होता है और यही विविध प्रकार के जो हमारे प्राकृतिक सौंदर्य हैं, पशु पक्षी, पेड़ पहाड़, इन सब को जो रचना करता है, यहाँ तक कि आप समझिए छोटे छोटे जीव जंतु जो छिपकली हैं, केंचुआ हैं, इन सब पर भी यह अपने भावों और विचारों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। यही हमारा विषय होता है। उसमें मानवीकरण देखते हैं। जैसे एक कक्षा 9 में एक अध्याय है दान। दान में कवि ने किस प्रकार से सूखी नदी का जो वर्णन किया है, वह नायिका के जो कटि प्रदेश है उससे तुलना करते हुए उसका बहुत ही मर्म स्पर्शी चित्रण किया है। यह उसका विषय है। विषय क्या है? नदी है, लेकिन उसको मानवीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए उसका वर्णन किया है। तो ये हमारी कविता के विषय होते हैं। अब इसमें भी एक होता है सादृश्य प्रधानता। कहीं कहीं हमको कविताओं में सादृश्य प्रधानता हमको देखने को मिलती है, अर्थात जहाँ पर हम उपमा का चित्रण करते हैं या उपमा को देखते हैं। जैसे कहा जाता है कि अमुक नायिका का मुख चंद्रमा के समान है, या अमुक नायिका का जो नेत्र है वह चंद्रमा के समान है, कमल के फूल के समान है। इस प्रकार के हम जहाँ पर चित्रों का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर इस प्रकार की रचनाओं का प्रयोग करते हैं, उसमें सादृश्य समानता भी आती है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा शब्द शक्ति, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द का शक्ति किसे कहते हैं, अर्थात शब्द का अर्थ बोध कराने वाली जो शक्तियां हैं उन्हें हम शब्द शक्ति कहते हैं।
शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। एक पहली होती है अभिधा, दूसरी होती है व्यंजना, तीसरी होती है लक्षणा। अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, तो इन्हीं तीनों शक्तियों के माध्यम से हम किसी भी शब्द का, किसी भी दोहे का, किसी भी चौपाई का हम अर्थ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे अभिधा क्या होती है। तो अभिधा का मतलब ये होता है जहाँ पर मुख्यार्थ का बोध होता है, अर्थात जो शब्द जिसके लिए प्रयोग किया गया है वह अपना स्वयं अर्थ देता है, अर्थात उसका मुख्य अर्थ हमको पता चल जाता है, उसी को हम कहते हैं अभिधा। और इसके बाद आप देखते हैं लक्षणा। लक्षणा जो होती है वो मुख्यार्थ का बांध कर देती है, अर्थात जैसे हम कहते हैं कि लाल टोपी वाले इधर आओ, तो हम लाल टोपी कह तो दिया, लेकिन लाल टोपी तो आएगी नहीं, तो कौन आएगा? लाल टोपी पहना हुआ व्यक्ति आएगा। अर्थात हमारा जो लाल टोपी कहने का जो शब्द था, उस शब्द का जो मुख्य अर्थ है वो लाल टोपी है, लेकिन वहाँ पर उस अर्थ ने अपना उस शब्द ने अपना अर्थ छोड़ दिया और उसने एक व्यक्ति को भेज दिया। ये हो गया हमारा लक्षणा। व्यंग्य अर्थ में भी जब लक्षणा और व्यंजना का मुख्यार्थ बाद होता है तो हम व्यंग्य अर्थ में लेते हैं, अर्थात कभी कभी आप सामान्य जीवन में भी इस प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं। तो जैसे हम किसी को फोन मिलाते हैं तो कहते हैं कि क्या बात है, आज ज़्यादा व्यस्तता है, अर्थात हम उसको व्यंग्य करते हैं कि तुमने हमारा फोन नहीं उठाया जानबूझ करके। तो ये हो गया व्यंग्य अर्थ, इसको कहते हैं व्यंग्यार्थ। तो ये 3 शब्द शक्तियों के माध्यम से हम किसी भी कविता का, किसी भी काव्य का हम अर्थ निकाल सकते हैं और हमको अर्थ बोध हो जाता है, इसी को कहते हैं शब्द शक्ति। तो हमारी शब्द शक्तियाँ 3 हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, जिसके विषय में हम लोग थोड़ा सा परिचय जान लिए। अब आते हैं कविता का सौंदर्य तत्व क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में के अंतर्गत जब रचनाकार कवि प्रेम, करुणा, क्रोध, हर्ष, उत्साह आदि के विभिन्न परिस्थितियों का मानवीय संवेदनात्मक ढंग से मर्मस्पर्शी चित्रण करता है तो उसे हम भाव सौंदर्य कहते हैं। प्राचीन आचार्यों ने कहा भी है, रसो ही आत्मा काव्यस, अर्थात रस ही काव्य की आत्मा है। आचार्य विश्वनाथ ने भी कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य काव्य कहे जाते हैं। तो इसमें 9 रसों का भी प्रयोग होता है, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, शांत रस, भयानक रस, अद्भुत और विभत्स रस। बात के आचार्यों ने 2 और रस माने हैं, एक वात्सल रस, दूसरा भक्ति रस। तो इस प्रकार से कुल 11 रस माने जाते हैं। अब आप देखेंगे भाव सौंदर्य की क्या उदाहरण है। जैसे सूरदास ने बाल वर्णन, भगवान श्री कृष्ण के बाल वर्णन का वर्णन किया, जहाँ पर वात्सल्यता दिखाई देती है। गोपियों का प्रेम पर रचना किया है, जहाँ पर श्रृंगारता दिखाई देती है। और कवि भूषण ने शिवा बावनी एक रचना लिखा है जिसमें वीर रस का भाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये भाव सौंदर्य होते हैं। दूसरा है विचार सौंदर्य। विचार सौंदर्य में जब कोई भी रचना समाज की किसी भावना को लेकर, किसी गूढ़ता को लेकर, या जो मानवीय मूल्य होते हैं उनको लेकर के जब हम रचना करते हैं तो वह विचार से युक्त होती है। जैसे कबीरदास की रचनाएं जितनी हैं वह सामाजिक समस्याओं से ओतप्रोत हैं और उसके निराकरण के लिए भी उसका प्रयोग होता है। और आप देखेंगे गिरधर की कुंडलियां हैं और दिनकर जी की कविताएं हैं, यह सब जो है विचार सौंदर्य से ओतप्रोत हैं। उसके बाद आता है नाद सौंदर्य। नाद सौंदर्य क्या होता है? छंद का जहाँ पर हम प्रयोग करते हैं वो नाद सौंदर्य के अंतर्गत आता है, अर्थात छंदों के प्रयोग करने से उसमें लयात्मकता, तुकबंदी, गति, प्रवाह, इन सब का समावेश हो जाता है। तो इसमें जैसे एक उदाहरण आप देखेंगे, खग कुल कुल कुलसार डोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक अक्षर का कई बार प्रयोग करके
इसको जो है नाद सौंदर्य में विभूषित किया गया है। नाद का मतलब होता है आवाज। आवाज कौन सी होती है? सुरीली आवाज हो, जो कर्ण प्रिय हो, कानों को अच्छी लगे, उसे हम नाद सौंदर्य के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार से चौथा होता है अप्रस्तुत योजना। अप्रस्तुत योजना का तात्पर्य यह होता है जहां पर हम प्रस्तुत का उपमा किसी अप्रस्तुत से देते हैं और वह भी छंदोबद्ध तरीके से देते हैं, कलात्मक रूप से देते हैं, तो वहां पर अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य दिखाई देता है। जैसे करतल परस्पर शोक से उनके स्वयं घर्षित हुए, तब विस्फुरित होते हुए भुजदंड यो पदम शुंडों में लिए, दो शुंड वाला गज कहीं, मर्दन करे उनको परस्पर तो मिले उपमा कहीं। इस प्रकार से एक धर्म साम्य में आते हैं। नव प्रभा परमोज्वल लीक सी गतिमती, कुटिला फड़नी सी समा दमकती दूरती, घन अंक में विपुल कोयल कला खाने दामिनी। इसी प्रकार से और एक रचना है, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लोक जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। किस प्रकार से हम जो है प्रस्तुत का अप्रस्तुत अर्थात जो दिखाई न दे, अदृश्य वस्तुओं से जब हम तुलना करके उपमा करके हम उस रचना को रचते हैं, तो ये अप्रस्तुत योजना में आता है। ये कविता के सौंदर्य हो गए। इसके बाद हम लोग सीधे आते हैं काव्य पर। काव्य दो प्रकार का होता है। अब काव्य आप समझ गए होंगे काव्य किसे कहते हैं। काव्य के दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य में ऐसा काव्य आता है जो कानों से सुना जाता है, उसे हम कहते हैं श्रव्य काव्य। और जैसे रेडियो में गीत आते हैं तो उसको हम केवल सुनते हैं, देखते नहीं हैं, तो वह श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से दृश्य काव्य में जैसे कोई नाटक है और कोई ड्रामा है, कोई एकांकी है, कोई जब टीवी पर हम धारावाहिक देखते हैं तो वह जो है दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। अर्थात हम कानों से सुनते भी हैं और नेत्रों से देखते भी हैं। श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं, पहला प्रबंध काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य। और फिर आप देखेंगे प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीतियां आती हैं। मुक्तक काव्य के अंतर्गत दो भेद आते हैं, एक पाठ्य पुस्तक, दूसरा गेय मुक्तक। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको महाकाव्य के लक्षण से एक प्रश्न कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा महाकाव्य का लक्षण आपको जानना जरूरी है। तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग आएंगे महाकाव्य में। महाकाव्य के क्या लक्षण होने चाहिए, ये लक्षण आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। तो महाकाव्य का लक्षण आप सबसे पहला एक नंबर पर है जीवन का व्यापक चित्रण। पहला लक्षण है जीवन का व्यापक चित्रण, अर्थात जो भी उस काव्य का, उस महाकाव्य का जो भी नायक होता है उसके संपूर्ण जीवन का चित्रण उसमें दिखाई देता है। जैसे रामचरितमानस में राम का चित्रण किया गया है। कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है, दूसरी लक्षण है कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है, अर्थात वो जो कथा का हम आश्रय लेकर के उस महाकाव्य को रचेंगे तो वह इतिहास से युक्त होती है अथवा ऐतिहासिक होती है। तीसरा है जो नायक होता है उदात्त और महान चरित्र वाला होता है। चौथा है इसमें श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रस में से कोई एक रस प्रधान होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसका लक्षण है पांचवा, यह रचना सर्ग से बद्ध होती है, अर्थात यह कम से कम 8 सर्गों की होती है। कम से कम यह 8 सर्गों की रचना होती है। अब जैसे महाकाव्य में जैसे आप रामचरितमानस जानते हैं, ये सर्वविदित है, घर घर में गाई जाती हैं। दूसरा साकेत है, तीसरा प्रिय प्रवास है, चौथा उर्वशी है, लोकायतन। इसी प्रकार की बहुत सारी रचनाएं हैं जो महाकाव्य के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं खंड काव्य। खंड काव्य, इसमें नायक के किसी एक पक्ष
या किसी एक अंश का रूप चित्रित होता है। बाकी लक्षण वही हैं जो महाकाव्य के हैं, बस इसमें एक अंतर आ जाता है कि उसमें समग्र व्यापक जीवन का वर्णन होता है और इसमें जो है किसी एक पक्ष या अंश का। जैसे उदाहरण में पंचवटी है, जयद्रथ वध है, नहुस है, सुदामा चरित है, पथिक है, गंगा अवतरण है, हल्दी घाटी, ये सब रचनाएं जो है खंड काव्य के अंतर्गत आती हैं। आख्यानक गीतियां, यह पद्यबद्ध कहानी होती है और भाषा सरल और स्पष्ट रोचक होती है। जैसे झांसी की रानी, रंग में भंग, विकट भट्ट, ये सब रचनाएं आख्यानक गीत। तो इसमें जो है खंड काव्य का लक्षण और महाकाव्य का लक्षण लगभग समान है, केवल इसमें यह है अंतर है कि महाकाव्य में नायक के जीवन का व्यापक चित्रण होता है और खंड काव्य में नायक के जीवन का एक पक्ष या एक अंश का चित्रण होता है। ठीक है, अब हम आते हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है महाकाव्य का लक्षण। फिर हम लोग आते हैं मुक्तक काव्य में। मुक्तक काव्य में जो होता है, जो भी रचना होती है वह अपने आप में स्वतंत्र होती है, अर्थात उसका कहीं और से कोई लिंक या संबंध नहीं होता है। जैसे कबीरदास के दोहे हैं, रहीम के दोहे हैं और आपके बिहारी लाल के दोहे, ये सब जो रचनाएं हैं ये प्रत्येक दोहा अपने आप में स्वतंत्र अर्थ देता है और स्वतंत्र रूप से विद्यमान भी है, इसलिए ये सब मुक्तक के अंतर्गत है, अर्थात एक दूसरे से मुक्त होते हैं, इसलिए इसे मुक्तक काव्य हम लोग कहें। इसके बाद हम लोग चलते हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास जानने के लिए, और इस इतिहास को जानने के लिए हमको कालखंडों में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि हिंदी साहित्य के इतिहास का विभिन्न कालों में जो नामकरण किया गया है, यह सबसे पहला जो प्रथम श्रेय जाता है वह है पाश्चात्य कवि जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है, जिसने कालों का विभाजन किया। अब कालों का विभाजन किस आधार पर किया गया, तो ये प्रश्न कभी कभी आता है। कालों का विभाजन प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया, अर्थात विशेषताओं के आधार पर किया गया कि इस काल के कवियों की रचना धर्मिता में क्या विशेषता थी, इन विशेषताओं को आधार मानकर इस काल को बांटा गया। तो सबसे पहला काल आता है आदिकाल या वीरगाथा काल। इसका जो समय सीमा है वह है सन 743 ईस्वी से लेकर के 1343 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा है भक्ति काल या इसी को पूर्व मध्य काल कहते हैं। इसकी जो समय सीमा है वह 1343 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक माना जाता है। फिर है रीतकाल या इसी को उत्तर मध्य काल बोलते हैं। इसकी जो समय सीमा है यह 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक है। इसी प्रकार आधुनिक काल की समय सीमा, आधुनिक काल आता है चौथा, और आधुनिक काल को 1843 से लेकर आज तक के काल को हम लोग आधुनिक काल कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल की क्या विशेषता है, आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा जाता है, तो इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आदिकाल का जो समय सीमा है, ये समय सीमा लिखने के लिए आपके प्रश्न पत्र में आता है, इसलिए समय सीमा पर विशेष ध्यान रखना है। आदिकाल का जो समय सीमा है सन 743 से लेकर के 1343 ईस्वी तक। तो इस काल में आपको बता दिया जाए कि यह काल जो है वीरगाथा काल भी कहा जाता है। इसी समय हिंदी का प्रथम उत्थान हुआ था और इसे चारण काल भी कहते हैं। इस समय की जो स्थिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह है कि हमारा जो देश है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जो राजा थे, जो एक एक राज्य के राजा थे, एक दूसरे राज्य के राजा से बहुत ईर्ष्या द्वेष रखते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार की लड़ाइयाँ भी करते थे और विभिन्न प्रकार के साम दाम दंड इन सब का ये लोग सहारा भी लेते थे। और इसी समय मुसलमान जो शासक थे उनका आक्रमण भी इसी समय प्रारंभ हो गया था। अब आप सोचेंगे इसमें रचा, तो जो राजा होते थे तो कभी कहाँ जाएगा, तो इस निश्चित रूप से आप समझिए कभी भी राजा के आश्रय में ही रहता था, वो कहीं बाहर नहीं जाता था। तो सबसे तो राजा के आश्रय में जो कवि होते थे तो किसकी रचना करेंगे, कौन सी कविता की रचना करेंगे, तो सबसे पहली बात यह है
कि वह राजा की प्रशंसा किया करते थे, वीरता का। तो सबसे पहली विशेषता ये आदिकाल की आपको मिली कि जो उनके आश्रयदाता राजा थे उनकी प्रशंसा करते थे। और दूसरा, उनके ही सामने युद्धों का, जो युद्ध राजा लड़ करके आता था उनका सजीव चित्रण अपनी कविता में करते थे। तो दूसरी विशेषता आप मिल गई कि युद्धों का सुंदर और सजीव चित्रण, वर्णन। फिर है अब वो जो युद्धों का वर्णन करते थे वो या तो श्रृंगार रस में करते थे या वह वीर रस में करते थे। तो वीर और श्रृंगार रस का वर्णन यहाँ पर दिखाई देता है। ऐतिहासिक वृत्तों में कल्पना का प्राचुर्य, अच्छा उसके पीछे जो भी युद्ध लड़े गए हैं, जो राजा विजयी हुआ है, उन राजाओं को और अपने राजाओं की तुलना करके वह रचना रचते थे, रचना लिखते थे। तो वह जो है ऐतिहासिक कल्पना से प्राचुर्य भी होता था। ये हो गई आपकी विशेषता। और थोड़ी सी और चीजें इसमें जान लेते हैं कि इस काल को, आदिकाल को जो मिश्र बंधु है उन्होंने प्रारंभिक काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको आदिकाल वीरगाथा काल कहा है। पंडित राहुल सांकृत्या ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल या चारण काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा है। तो इस प्रकार से कभी कभी आता है किसने इस काल को क्या कहा है, कभी कभी प्रश्न पूछता है। तो ये हो गए आपके आदिकाल की विशेषता।